नमस्कार साथियों, पिछले दिनों 22वें विधि आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश की है और उस अंतरिम रिपोर्ट में धारा 124 ए आईपीसी की धारा 124 ए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका संबंध राष्ट्रद्रोह से है, देशद्रोह से है, तो उसको लागू करने की सिफारिश की है। जबकि विपक्ष तथा अन्य लोगों की यह मांग थी, सिविल सोसाइटी की यह मांग थी कि अब समय को देखते हुए आज धारा 124 ए की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, इसे निरस्त कर देना चाहिए। तो इस संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यह वीडियो आपको लगभग सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा, चाहे वो आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हो या बिहार पुलिस दरोगा की तैयारी कर रहे हो या फिर 69th बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 22वें विधि आयोग जिसके अध्यक्ष के पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, कापी कलम निकाल करके नोट कर लेंगे। 22वें विधि आयोग को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं। इसके कार्यकाल को अभी 2024 तक बढ़ाया गया है। इसका कार्यकाल हालांकि 2022 में ही समाप्त हो गया था और न्यायमूर्ति अवस्थी जो हैं 2022 में ही इसमें स्थान ग्रहण किया है इन्होंने अध्यक्ष के रूप में। अगर इसके पहले के बारे में पूछा जाता है कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान। और अगर इसके और भी अगर इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए कि पहले विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो उसका उत्तर होगा 1834 ईस्वी में। 1833 के जो चार्टर अधिनियम है उसको आधार मानते हुए 1834 में पहला विधि आयोग की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। तो ये तो हो गई के पॉइंट। अब हम लोग फिर आते हैं इस विमर्श के ऊपर कि 22वें विधि आयोग ने धारा 124 ए को बहाल करने की सिफारिश की है और दो तीन चीज़ों की इसमें जो सिफारिश की है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक तो सिफारिश ये किया है कि राष्ट्रद्रोह का जो कानून होता है, देशद्रोह का जो कानून होता है, उसमें न्यूनतम जो सज़ा होती है वो 3 वर्षों की होती है और अधिकतम उम्र कैद की सज़ा होती है। तो न्यूनतम जो 3 वर्षों की सज़ा है उसको बढ़ा करके 7 वर्षों की सज़ा के रूप में तथा उम्र कैद को यथावत रखने की सिफारिश की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो धारा 124 ए है आईपीसी में यह 1870 ईस्वी में जोड़ा गया। आपको मालूम होगा या अगर नहीं मालूम होगा तो हमारे ही चैनल पे 124 ए पर एक पूरा वीडियो बना हुआ है, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। 124 ए जो है, धारा 124 ए जिसका संबंध राष्ट्रद्रोह से है, आईपीसी में 1870 में शामिल किया गया है। आईपीसी बना है 1837-38 के आसपास, लेकिन इसे लागू किया गया 1860 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के बाद देश में बहुत सारे बदलाव किए गए और उन बदलावों में जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था वो था भारतीय दंड संहिता का लागू किया जाना और यह 1860 ईस्वी में लागू किया गया। चूँकि हम सभी जानते हैं कि जो कंपनी की सरकार थी 1857 की क्रांति के बाद उसको अंग्रेज़ों ने अपने क्राउन के अंतर्गत उसे ले लिया। अब अंग्रेजी हुकूमत प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगी और उसमें बदलाव करते हुए पहली जो भारत की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और लोगों की अभिव्यक्ति की आवाज़ को दबाने के लिए एक दंड संहिता का निर्माण किया गया था जिसका नाम आईपीसी कहा जाता है। उसको लागू किया गया था 1860 ईस्वी में। मूल जो आईपीसी था उसमें धारा 124 अर्थात कि देशद्रोह का कानून नहीं था। इसको 10 सालों के बाद 1870 ईस्वी में इसे जोड़ा गया और उस समय के जितने भी क्रांतिकारी नेता थे सबकी आवाज़ को दबाने के लिए, आम लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए इस कानून का सहारा लेकर के लोगों को दमन किया गया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ वीर सावरकर, बहुत सारे नेताओं को देशद्रोह कानून के अंतर्गत उन्हें जेलों में डाला गया। सबसे अधिक अगर इस कानून का अगर दुरुपयोग किया गया
तो बाल गंगाधर तिलक के साथ किया गया। उन्हें 3 बार इस कानून का सामना करना पड़ा और 2 बार जेल भी गए। लगभग 9 वर्षों तक वो जेल की सज़ा काटे। अब आते हैं वर्तमान संदर्भ में। तो वर्तमान संदर्भ में विपक्ष के कई नेताओं ने या फिर सिविल सोसाइटी के लोगों ने इस तरह की मांगें रखी थी कि अब इस कानून की कोई संवैधानिक वैधानिकता नहीं है, अब इसकी प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए अब इसे समाप्त कर देनी चाहिए। इस संबंध में 2016 में महाराष्ट्र के बोम्बर्डे ने एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए 11 मई 2022 को उस समय के जो CJI थे NV रमना, उन्होंने एक फैसला सुनाते हुए बताया था कि अब कोई भी मामला राष्ट्रद्रोह पर दर्ज नहीं की जाएगी और जो पहले से जो मामले दर्ज हैं उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब एक तरह से उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तत्कालीन जो लॉ मिनिस्टर थे उस समय किरण रिजिजू, उस पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया भी की थी। बहरहाल आज के संदर्भ में आते हैं तो 22वें जो विधि आयोग ने जो 3 सिफारिशें दी हैं, उसमें से पहले सिफारिश पे हम लोगों ने चर्चा कर ली। दूसरी जो सिफारिश की है उसमें कुछ शब्दावली को इंक्लूड करने की बात कही है। जैसे कहा है कि हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति पर जोर दिया है के साथ, मतलब विथ ए टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस और कॉज पब्लिक डिसऑर्डर। अगर इस तरह की बात अगर कोई करता है, इस तरह की कोई भाषण देता है या किसी के लेख के द्वारा, किसी के रिपोर्ट के द्वारा अगर इस तरह की बातें आती हैं तो उसे भी देशद्रोह के अंतर्गत माना जाएगा। और जो तीसरी जो सिफारिश की है वो विधि आयोग ने जो तीसरी सिफारिश की है वो 1962 के केदारनाथ सिंह बिहार सरकार का जो मामला हुआ था और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच ने फैसला दिया था, उसी को आधार मानते हुए विधि आयोग ने यह कहा है कि धारा 124A को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। हालांकि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया यह कानून ब्रिटेन में 2009 में समाप्त कर दिया गया। अमेरिका में इस तरह का कोई कानून नहीं है, यूरोप के कई देशों में इस तरह के कोई कानून नहीं है, लेकिन भारत में अभी यह कानून है। आप अपनी राय अवश्य देंगे कि इस कानून की आज के समय में कितनी प्रासंगिकता है या फिर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।